नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम ये पढ़ रहे हैं कि पर्सनालिटी का अध्ययन कैसे किया जाता है, पर्सनालिटी क्या है और पर्सनालिटी का सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग क्या होता है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं कि वस्तुनिष्ठ विधि, जिसे हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, उससे हम पर्सनैलिटी का अध्ययन कैसे करते हैं। लेक्चर की शुरुआत में दो बातें कहना चाहती हूँ। इतनी काटपीट और इतने सारे निशान जो बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। लेक्चर पहले भी लिया था, किसी कारण से वो सेव नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा से इस लेक्चर को ले रही हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप भी इतने सारे निशानों के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और आपसे ऐसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव मेथड के अंडर ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से किसी किसी टॉपिक का बहुत तगड़ा विस्तार भी है, यानी हम उसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम उतना पढ़ेंगे जितना इस टॉपिक के अंडर लिखना है, ठीक है। अगर मान के चलिए इस विधि को या इस विधि को अलग से पूछा जाएगा तो अलग से ही उसका लेक्चर भी लिया जाएगा जहाँ पर आपको पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वस्तुनिष्ठ विधि के विषय में बताइए, तो इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी थियोरी आपको लिख कर आनी चाहिए मैं वो आपको बता रही हूँ, समझाऊंगी पूरा, लेकिन जो विस्तार है उस विस्तार में इनके अलग लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अध्ययन करने का वस्तुनिष्ठ तरीका क्या होता है। इस तरीके में पहली विधि है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन हम सबके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जाने अनजाने अनायास भी हम कई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं तो ये बात सहज है कि हम किसी व्यक्ति को भी ऑब्जर्व करते हैं और उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ उसकी आदतें कुछ उसकी खूबियाँ, कुछ उसकी खामियाँ भी हम ऑब्जर्व करते ही हैं। हम ऑब्जर्वेशन किसी ऐसे व्यक्ति का भी करते हैं जिससे हम अपरिचित हैं। हम कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं और शायद हम किसी व्यक्ति को या कई लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या किसी व्यक्ति के विषय में हमने बहुत कुछ सुन रखा है और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। कई बार तो उसके खान पीन, रहन सहन, चाल ढाल के तरीक़ों को भी लोग नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। क्या ये बहुत ही सुगम है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही डेडिकेटेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप ये देखें, कनेक्ट करें इस टॉपिक से, तो निरीक्षण क्या है? आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे तब आप उसको निरीक्षण विधि कहेंगे। जो हमने ऑब्जर्वेशन किया वो उस समय तक के लिए किया जब तक व्यक्ति हमारे सामने था, लेकिन उस समय जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर जो भी हमने उस व्यक्ति के विषय में उसके व्यक्तित्व के बिंदु बांधे हों, ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो, क्योंकि कुछ समय में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। और यही निरीक्षण विधि कहती भी है। निरीक्षण विधि कहती है कि देखिए, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। थोड़े समय में आप निरीक्षण विधि से किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। यहाँ मूल्यांकन का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ नहीं सकते कुछ समय के ऑब्जर्वेशन में। अब जो निरीक्षण विधि है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, लेकिन इसको दो तरीके से बांटा गया है। एक तो है नियंत्रित निरीक्षण और दूसरा अनियंत्रित निरीक्षण। नियंत्रित निरीक्षण का मतलब है कि जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी का आप निरीक्षण कर रहे हैं, पहली बात तो उसको पता होगा, उसको एक आपने परिस्थिति दे दी और उस परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को सहज तरीके से ढालकर अपने काम में व्यस्त है और आप उसको नोटिस कर रहे हैं। उसको ये बात पता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। मसलन मान के चलिए कि यहाँ अगर एक व्यक्ति की जगह मैं कुछ स्टूडेंट्स कहूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको एक्सपेरिमेंट भले ही सिखा दिया है, लेकिन अब वो लेबोरेटरी में अपने स्किल्स के साथ और अपनी लर्निंग के साथ उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि इस एनक्लोज लेबोरेटरी में, इस पूरे सेटअप में हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी उन लोगों की नॉलेज में है, उन बच्चों की नॉलेज में है ये बात। तो यहाँ पर परिस्थिति कंट्रोल्ड है और आप लगातार उनका निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये नियंत्रित निरीक्षण है, यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है।
सेम अगर आप एक क्लास में किसी एक स्टूडेंट को या स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दे दें बनाने के लिए, या कुछ कविता लिखने के लिए दे दें, या कोई भी एक्टिविटी दे दें, और उनको पता है कि आप उनको नोटिस कर रहे हैं, तो भले ही वो एक्टिविटी इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप उसको नोटिस कर रहे हैं तब भी, और ग्रुप में हैं वो बच्चे तब भी, आप एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, ये उसको भी पता है, उस व्यक्ति विशेष को भी पता है। अनियंत्रित निरीक्षण का मतलब होता है जहां पर आपने किसी भी तरीके की परिस्थिति को बांधा नहीं है। मसलन आप एक बालक से कहिए कि जाओ जाकर प्लेग्राउंड में खेलो, जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ खेलिए, तो अब उस बालक को भी नहीं पता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप दूर से जब उस बच्चे को नोटिस कर रहे हैं तो ये गुप्त निरीक्षण हुआ, सीक्रेटिवली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यही बच्चा जब क्लास में था तब किस तरीके से बिहेव कर रहा था, बाहर जाकर हो सकता है कि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सामंजस्य बिठाकर खेल को आगे लेके जा रहा है, साथ साथ उसकी खेल की स्ट्रेटेजी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस क्या है, क्या वो सबके साथ कंफर्टेबल है, या वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, या वो आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, सबके साथ सहज नहीं है। दुनिया भर के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप अनियंत्रित निरीक्षण मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित निरीक्षण में व्यक्ति को पता नहीं है। व्यक्ति को ना पता होने का मतलब है कि कोई आर्टिफिशियली बिहेव नहीं करेगा। निरीक्षण मेथड का एक दोष ये है कि क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि आप उसको नोटिस कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हों जो वो बाहर निकल कर ना आए। जिस बालक को पता है कि मुझे नोटिस किया जा रहा है, जाहिर है कि वो बालक आउट ऑफ द बॉक्स बिहेव नहीं करेगा, यानी शायद वो शैतानी ना करे, शायद वो एग्रेसिव है लेकिन अपना एग्रेशन शो ना करे, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है, उत्साह है, लेकिन उतना उत्साह आपके सामने जाहिर ना कर पाए। नियंत्रित में, अनियंत्रित में क्या है, नेचुरली बिहेव कर रहा है। क्योंकि वो नेचुरली बिहेव कर रहा है इसलिए अनियंत्रित निरीक्षण को आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। नेचुरली बच्चा बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर किसी तरीके की चीटिंग या किसी भी तरीके का रुकावट नहीं है, बच्चा नॉर्मली बिहेव करेगा, और उसके नॉर्मल बिहेवियर के साथ हम उसके प्लेग्राउंड में एक्टिविटीज, उसकी प्ले स्ट्रेटेजी, उसके क्या क्या बिहेवियर पैटर्न है, वो सारे के सारे हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करेगा, किस तरीके से कंफर्टेबल है, किसको बढ़ावा दे रहा है, क्या खुद भी तत्परता के साथ हर बार खेल में रुचि ले रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये जो दोनों नियंत्रित और अनियंत्रित निरीक्षण हैं, ये किस में आ जाते हैं, निरीक्षण विधि में, ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ विधियों में। वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहला निरीक्षण विधि आ गया। दूसरा आ जाता है हमारा समझमिति विधि। इसका मतलब होता है सोशियोमेट्री मेथड। सबसे पहले तो ये समझिए कि सोशियोग्राम डेवलप करना या सोशियोमेट्री मेथड डेवलप करने का श्रेय जाता है जैकब लवे मेरिनो को। ठीक है ना। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ तो जैकब लवे LEVY मोरेनो इनका पूरा नाम था। ठीक है ना। इन्होंने इस मेथड का आविष्कार किया, फाउंडर हैं ये। इस पूरे मेथड में हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए कि जब लोग ग्रुप में बैठते हैं, सभा होती है, तो उसमें बिहेवियर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो अट्रैक्शन, आप उस व्यक्ति से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके और जिससे आपके वाइब्स मैच कर रहे हो। यहाँ वाइब्स का मतलब है कि जिस व्यक्ति की रुचि आपके रुचि जैसी हो, उसकी ख्वाहिशें आपके जैसी हो, उसके लक्ष्य आपके जैसे हो, उसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी अट्रैक्शन बोलेंगे इसको। दूसरा आ जाता है रिपल्शन। हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपके विचार भेद हों, उसके साथ आप बैठने में कंफर्टेबल ना हो, तो विचारों का भेद हो गया। विचारों का भेद होगा तो कई बार रुचियों का भी भेद हो जाता है, जरूरी नहीं लेकिन हो जाता है। तो इस पूरे मेथड में हम क्या करते हैं, एक जो सोशल रिलेशन है, उन लोगों के बीच में एक सोशल रिलेशन तो बनेगा ही ना जब ग्रुप में है, तो उनके सोशल रिलेशन को हमें विजुअलाइज करना होता है। ठीक है ना। उनके सोशल रिलेशन को हम विजुअलाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या अट्रैक्शन है, कितना रिजेक्शन है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या उनकी चॉइसेस हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, कितना उनका कंफर्ट जोन है, किस तरीके की वो बात कर रहे हैं। उनकी बातों से ही उनकी बहुत सारे अंदरूनी बातें झलक जाती हैं, अंदरूनी ट्रेट झलक
लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सोशियोमेट्री मेथड। इस सोशियोमेट्री मेथड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप चाहेंगे तो वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ मेथड के अंडर पूछा जा रहा है तो आप ये मेथड के बारे में लिख कर आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें लोगों की रुचियाँ पूछी जा सकती हैं। अगर आप बालकों का विश्लेषण करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो बालकों की रुचियां पूछ सकते हैं। जो वो रुचि बता रहे हैं, जो तथ्य वो बता रहे हैं, उनके हिसाब से आप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक सोशियोग्राफ बनाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। सोशियोग्राफ क्या होता है और क्या ये पूरा मेथड है, एज आई सेड हम अलग एक इस पे सेपरेट लेक्चर लेंगे। इस टॉपिक के अंडर इतना आप समझ लीजिए कि सभी लोगों को मिलाकर उनके गुणों का मूल्यांकन आप अगर करते हैं, उनकी चॉइसेस देखते हैं, उनके रेफरेंसेस देखते हैं, वो किस तरीके से उनके अट्रैक्शन है, वो पैटर्न देखते हैं, रिजेक्शन के पैटर्न देखते हैं, तो वो इस मेथड में आ जाता है। फिर आ जाता है मानदंड मूल्यांकन ठीक है ना। इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया इवैल्यूएशन, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप कुछ प्रश्न तैयार करते हैं व्यक्ति से पूछने के लिए। इस पूरे के पूरे मेथड में आप कुछ प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न या फिर कुछ कथनों को आप रख लेते हैं, और उन प्रश्नों या कथनों के बाद आप लोगों की राय जानना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं एक बहुत ही सुगम एग्जाम्पल से, जो हम सब अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। हम फ़ोन करते हैं, कोई सर्विस हमें चाहिए, और उसके बाद वो हमें कहते हैं कि आप हमें रेट कर दीजिए 1 से लेके 5 तक, ठीक है ना, जिसमें वेरी बैड, बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से रेटिंग करते हैं ना। सिमिलरली इन्होंने जो सवाल पूछे हैं व्यक्ति से, ग्रुप ऑफ अलग अलग लोगों को क्वेश्चंस दे दिए, और उन सवालों के उत्तर के हिसाब से ये रेटिंग करते हैं। इनके पास एक रेटिंग स्केल होता है, और वो रेटिंग स्केल 1 से 5 तक भी हो सकता है, 1 से 5 तक, या 1 से 7, 1 to 7 भी हो सकता है। रेटिंग स्केल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि 1 है तो सबसे अधिक अयोग्य, ठीक है ना, इनकेपेबल, अयोग्य, नहीं कर सकता। उसके बाद अधिक अयोग्य, ये सबसे अधिक था, ये अधिक है, ठीक है। उसके बाद अयोग्य, राइट। फिर ये सामान्य हो गया आपका, फिर ये योग्य हो गया, इधर अयोग्य था ये योग्य हो गया, इधर अधिक अयोग्य था ये अधिक योग्य हो गया, पॉजिटिव होता जा रहा है। ये सबसे अधिक अयोग्य था, ये सबसे अधिक योग्य हो गया, यानी एक्सीलेंट हो गया, ये एक्सीलेंट हो गया, ये वेरी गुड हो गया, ये गुड हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये बैड हो गया, वेरी बैड हो गया, वेरी वेरी बैड, ठीक है ना, वर्स्ट आ जाती है। यहाँ बैड शब्द का इस्तेमाल करने की जगह मैं आपसे ये कहूँगी कि ज़्यादा नेगेटिव हो गया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति का क्या बिहेवियर है, क्या रिस्पॉन्ड रहा है, उसके हिसाब से हम इस रेटिंग स्केल पर जब मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मूल मानदंड मूल्यांकन विधि है, यानी कि क्राइटेरिया इवैल्यूएशन है। प्रश्नों या कथनों को विभाजित कर दिया गया है रेट कार्ड के हिसाब से, इसको रेटिंग स्केल बोलते हैं, और इस रेटिंग स्केल के हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मापन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व परिसूची अब इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व परिसूची में आप ये समझिए कि पर्सनैलिटी लिस्ट है। पर्सनैलिटी लिस्ट का मतलब ही है कि किसी व्यक्ति विशेष से कुछ संभावित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विशेष परिस्थिति में वो व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति विशेष से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर वो व्यक्ति देगा, ठीक है ना। अब उसकी रुचि के बारे में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे देशाटन करना बहुत पसंद है, कोई व्यक्ति कह सके कि मुझे पर्यटन में बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। तो इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और उन सभी क्वेश्चनेयर सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था ना क्वेश्चनेयर, तो ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और उन सवालों के जवाब वो देंगे, उसके हिसाब से हम उनकी पर्सनैलिटी का अवलोकन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि हर एक व्यक्ति सटीक जवाब दे दे, संतुष्टि वाला जवाब दे दे, सच जवाब दे दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका दोष है, ये इसका दोष है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया व्यक्तित्व परिसूची, एक पर्सनैलिटी लिस्ट। हमने एक लिस्ट बना दी क्वेश्चनियर्स की, वो दे दिए, और उनसे कहा कि आप इनके जवाब दीजिए, ठीक है। और उनके जवाब के हिसाब से फिर हम उनको देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी किस हिसाब से है। फिर आ जाती है परिस्थिति परीक्षण।
यानी सिचुएशन टेस्टिंग। अब जैसा कि यहाँ से दिखाई दे रहा है परिस्थिति यानी सिचुएशन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रियल सिचुएशन आप ले आइए एक व्यक्ति के सामने और उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को आप चेक कर सकते हैं। बालकों में कितनी ईमानदारी है वो इस मेथड से चेक किया जा सकता है, या फिर व्यक्ति के अंदर विल पावर कितना है, डेडिकेशन कितना है, डिटर्मिनेशन कितना है, या फिर वो बहुत ज़्यादा घबराता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है। इन दुनिया भर की चीज़ों को आप तब समझ पाते हैं जब आप एक सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को बिठाते हैं। यानी एक सिचुएशन को क्रिएट कीजिए और उस सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद उस विशेष परिस्थिति में रखकर उस व्यक्ति की विशेषताओं का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो फिर वो आपका सिचुएशन टेस्टिंग में हो जाता है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और ये समझिए कि बहुत कड़ाके की गर्मी है, कड़ाके की तो ठंड होती है, बहुत ही भीषण बुरी तरीके से गर्मी हो रही है और आपको बाहर जाकर कुछ काम करना ज़रूरी है। तो आप ही के एक ही परिवार में अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अलग होता है। कुछ कहेंगे कि शाम आने दो फिर काम करेंगे, कोई एक कहेगा कि नहीं बड़ा ज़रूरी काम है अभी करना है, कोई कहेगा कि ठीक है इतनी बुरी तरीके की गर्मी हो रही है, आग उगल रही है बाहर, ऐसा करते हैं कि कुछ देर ठहर जाते हैं या फिर अपने आप को कवर करके चलते हैं, छाता लगा के चलते हैं। और एक व्यक्ति हो सकता है कि ये कहे कि मैं तो बस जा ही रहा हूँ। एक में इतनी तत्परता है कि बस जाने को ही तैयार है, उनको फर्क नहीं पड़ता कितनी भीषण गर्मी है। तो यहाँ पर जो एक सिचुएशन हो गई ना, गर्मी एक सिचुएशन हो गई या बरसात एक सिचुएशन हो गई। अब उस सिचुएशन में चार अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाने को तैयार है, कुछ बस तत्परता से जाने को तैयार है कि भैया काम जल्दी से निपटा कर आना है हमें। इस हिसाब से आप उनके बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब कोई भी व्यक्ति एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहाँ पर उसके आप ऑनेस्टी, डेडिकेशन सब कुछ चेक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर परिस्थिति में बच्चे को डालकर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा प्रक्षेपण विधि, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन मेथड। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोजेक्शन मेथड है ना, ये प्रोजेक्शन मेथड सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे ज्यादा वैलिड माना गया है। इस प्रोजेक्शन मेथड के कुछ सब डिविजन्स भी हैं, जैसे रचनाहीन सामग्री, संपूर्ण व्यक्तित्व, अचेतन व्यवहार से संबंधित और मानसिक रोगों का अध्ययन। ये सारे के सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इसको एज अ होल डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में। अभी आप ये समझिए कि प्रक्षेपण विधि में हम व्यक्ति के जो अचेतन उसके जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। व्यक्ति के इमोशंस क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके सेंसेशंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में जान सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मानवीय रोगों का भी अध्ययन हम कर सकते हैं और अचेतन व्यवहार के संबंध में भी हम जानते हैं। तो अचेतन व्यवहार से संबंधित जितने भी ट्रेट्स हैं, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस स्टेट, वो सारा का सारा हमारा यहाँ से कवर अप हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्रक्षेपण विधि और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा वैलिड प्रोसीजर माना जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए अनकॉन्शियस बिहेवियर को स्टडी करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये माना जाता है, ठीक है ना। वेल तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये पूछा जाएगा कि पर्सनालिटी क्या होती है, उसको मेज़र करने की विधियां बताइए। आप पर्सनालिटी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद मेज़र करने की 3 विधियां होती हैं। सब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव ये है। ऑब्जेक्टिव में कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कि इंक ब्लॉट मेथड है, वो अभी हमने पूरा डिस्कस नहीं किया है, उसके अलावा ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कुछ और चीज़ें इसमें एडिशनल जुड़ी हुई हैं जो मैं एक अलग लेक्चर में आपको समझाऊंगी। और वस्तुनिष्ठ विधि में ये मेथड्स तो आ जाती हैं, एक इंक ब्लॉक मेथड रोशार का रह जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगी अलग टॉपिक में। वस्तुनिष्ठ के अंदर आप ये लिखेंगे। फिर वस्तुनिष्ठ के अलावा भी एक तीसरा मेथड होता है थीमेटिक मेथड, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। उसका पूरा नाम क्या है वो सब हम पढ़ेंगे एक सेपरेट लेक्चर में। तो आपसे जो मैं कहना चाह रही थी वो ये था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी के अध्ययन करने के तरीके। तो जब ये आपसे सवाल पूछा जाए तो आप पर्सनैलिटी के विषय में लिखेंगे, सब्जेक्टिव मेथड के जो टॉपिक्स थे वो लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव मेथड के ये टॉपिक लिखेंगे। 1-2 टॉपिक जो छूट गए हैं इस लेक्चर में वो मैं जो बताने जा रही हूँ अगले लेक्चर में वो लिखेंगे। उसके बाद थीमेटिक मेथड लिखेंगे। तो आप समझिए आपके पास 3 मेथड हैं और हर एक मेथड में आपके पास
ये टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। इसलिए ये जो कुछ मेथड्स हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं समझाना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेशन होता है और एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको अलग अलग विधियां मालूम है या नहीं है। तो इस विधि के अंदर जो चीज़ें आ जानी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई हैं। फिर से कह रही हूँ, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सेपरेटली समझाए जाएंगे और इंक ब्लॉट मेथड भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। इंक ब्लॉट मेथड समझाया जाएगा। ये याद रखिएगा कि सोशियोमेट्री मेथड किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। जैकब एल नाम से आता है या फिर जैकब की जगह JL मोरेनो भी आ जाता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन, इसको छोड़ दीजिए आप, बस ये ध्यान रखिए कि सोशियोग्राम इन्होंने बनाया था, सोशियोमेट्री इन्होंने बनाया था, राइट, ठीक है, याद रहेगा ना। ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर आपका सोशियोमेट्री मेथड, फिर क्राइटेरिया एवेल्युएशन, फिर व्यक्तित्व परिसूची, परिस्थिति परीक्षण और प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड, सिचुएशन मेथड, पर्सनालिटी लिस्ट, क्राइटेरिया एवेल्युएशन, सोशियोमेट्री और आपका ये आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखना है। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।